नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को लेकर एक नया ऑडियो वायरल हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज इस केस में नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस वायरल ऑडियो में दावा किया जा रहा है कि कथित ऑडियो क्लिप में परमबीर सिंह और मुंबई पुलिस एसीपी राजेंद्र त्रिवेदी के बीच बातचीत हो रही है, जिसमें वो उन्हें धमका रहे हैं। इस कथित ऑडियो क्लिप में परमबीर सिंह एसीपी राजेंद्र त्रिवेदी के ऊपर दबाव बनाते हुए सुने जा सकते हैं और एक केस में कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स का नाम हटाने की भी इसमें बात हो रही है। अब बताया यह जा रहा है कि उस वक्त इसकी शिकायत महाराष्ट्र के अपर गृह सचिव को चिट्ठी लिख करके भी की गई थी और ये शिकायत तत्कालीन डीजी होमगार्ड संजय पांडे ने की थी। इंडिया न्यूज इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आपको ये जरूर सुनना चाहिए। मुझे इसमें तो बोले तुम ज्यादा बात नहीं करना है, तुम्हारे अगेंस्ट में मैं चालू कर दूंगा कुछ न कुछ। भड़क गए कल। बोले कौन पूछता है? मेरे पर बहुत गुस्सा हो गया। बोले तुम क्या बनिया का दुकान समझे हो क्या? जब मन चाहेगा तुम। देखो, ही हैज नॉट ऑर्डर्ड इंक्वायरी। तुम राइटिंग में दे दो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया एंड उसको दे दो कॉपी कि आई डोंट वांट टू परस्यू। किसी गलतफहमी की वजह से मैंने दाखिल की थी सर एंड आई वांट टू विड्रॉ। अरे क्रिमिनल केस वापस हो जाते हैं, ये क्या, ये कोई इंक्वायरी? ये इंक्वायरी वैसे ही सीएम की परमिशन के बिना आईपीएस ऑफिसर का शुरू हो नहीं सकती। बट मैं एचएम साहब से बात नहीं करना चाहता तुम्हारे खिलाफ जाके। सर कल काफी देर तक उनके पास में, तो मेरे को बोले मैं तेरे ऊपर भेजूंगा डिफॉल्ट। व्हाई डू नीड हिज हेल्प? वो कौन होता है सर? अब मैं जाके खुद फिर यार एचएम साहब से बात करूं क्या? ये नहीं कर सकते बिना सीएम की परमिशन के। मेरे को रुकवानी तो पड़ेगी, क्योंकि आई थॉट के तुमसे मिलके ही बात करके खत्म करता हूँ। त्रिवेदी सर नहीं करने लगे क्या तुम? ना मैं करूँगा सर। कल जाके मैं बोल के आया सर, उनको कई बार बोला उनको। तो बोलने का क्या मतलब है? बोलने का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि उस दिन सेंड टू गवर्नमेंट सर, यू हैव टू सेंड टू गवर्नमेंट एंड कॉपी टू हिम। अच्छा, बोलने का कोई अर्थ नहीं है। तो कल मेरे को बहुत डांटे। मेरे को बोले तुम क्या कौन होता है तुमको डांटने वाला? नहीं, क्या हुआ था सर, ये जब मैं होम के पास में कमरे, मेरे सामने होम ने इनको बुला के दिया था ना, तो उसके ऊपर होम ने लिखा है इनको। तो मेरे को बोले ठीक है। तो मैं कल जाके बोला सर मेरे को इसमें नहीं अभी परस्यू करने का, आगे नहीं जाना। एचएम साहब के पास तुम मेरे साथ चलोगे क्या? तुम विड्रॉ करना चाहते हो? मैं एचएम साहब के पास चला जाऊंगा। मेरे को बोले तेरा कौन होता है? ही हैज नो राइट टू स्टॉप द इंक्वायरी। नो, ही इज नॉट द ऑफिसर हु हैज ऑर्डर्ड इंक्वायरी। गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड द इंक्वायरी। Who's he? वो तुम सीधा बता दो ना करने वाले हो क्या नहीं करने वाले? नहीं करने वाला सर। कल अच्छा फिर कल जाता हूँ एक बार, अभी उनके पास जाके आता हूँ। उनको सर उनसे पहले नहीं तो बेकार मेरे को तकलीफ दे देंगे। उनके पास किस लिए जाना है तुमको यार? Why do you have to go to him? सर रिक्वेस्ट है मेरा। नहीं सर कर सकते तो कोई बात नहीं सर करता हूँ सर। एक बार मैं दोबारा रिक्वेस्ट मैं नहीं करूंगा सर। तो इस पूरे मामले में एक के बाद एक नए आयाम जुड़ते चले जा रहे हैं, जो इसे और पेचीदा और दिलचस्प बनाते चले जा रहे हैं। एक और परमबीर सिंह के कथित ऑडियो ने महाराष्ट्र में एक बार फिर से हलचल बढ़ा दी है। वहीं अनिल देशमुख पर लगे आरोपों को लेकर भी बीजेपी हमलावर है। परमबीर सिंह ने आरोप लगाए थे कि गृह मंत्री देशमुख ने वाजे को बार और रेस्टोरेंट से हर महीने 100 करोड़ वसूली का टारगेट दिया था। लेकिन देशमुख पर लगे आरोपों पर उद्धव सरकार अभी भी मौन है, खामोश है। शरद पवार ने तो साफ कर दिया है कि अनिल देशमुख के इस्तीफे का मतलब ही नहीं बनता। इस मामले में उद्धव सरकार ने सीधा पल्ला झाड़ लिया है और परमबीर के आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बना दी है, जिसकी अगुवाई एक रिटायर्ड जज करेंगे। लेकिन इसके इर्द गिर्द कई सवाल घूम रहे हैं और इनमें से कुछ सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। देशमुख और उनके इर्द गिर्द घूमते हुए सवाल, आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनाने में 11 दिन आखिर क्यों लग रहे हैं? कमेटी की अगुवाई करने वाले रिटायर्ड जज आखिर कौन होंगे? अभी तक इसका खुलासा क्यों नहीं हुआ है? पद पर रहते हुए देशमुख की जांच कैसे कराई जा सकती है? क्या पद पर रहते हुए जांच प्रभावित का खतरा नहीं है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। इस बीच हमारे साथ राम कदम जुड़ गए हैं, बीजेपी के विधायक हैं। आपका बहुत स्वागत है। और बाकी खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे शिवसेना एनसीपी की ओर से भी। लेकिन राम कदम जी, सबसे पहले आपसे मुखातिब होते हुए, और चूंकि कहना है महाविकास अघाड़ी का कि आप लोग बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, आप लोग सारा निष्कर्ष निकाल लेना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग सरकार गिराना चाहते हैं महाराष्ट्र में। राम कदम जुड़ गए हैं हमारे साथ, बीजेपी के नेता। अपने दर्शकों को हम फिर से एक बार बता दें। राम कदम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। सवाल मेरा यही है कि चंद्रकांत पाटिल कहते हैं कि जो मोदी शाह फैसला करेंगे
वो हम मानेंगे। देखिए, फैसला तभी होता है जब कोई चर्चा होती है, जब कोई बातचीत चलती है। क्या बातचीत चल रही है अंदर खाने? अगर फैसला लेने की घड़ी आ गई है तो बता ही दीजिए क्या बातचीत हुई है अब तक, क्योंकि महाविकास आघाड़ी की पार्टियां, खासतौर से शिवसेना, एनसीपी, आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर भ्रम फैलाने के लिए इस तरह की बातें आप लोग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जब से ये 3 दलों की सरकार महाराष्ट्र के राज्य में आई है और उनका जिस प्रकार से रवैया रहा है, अलग अलग मामले देश ने देखे, इनका असली चेहरा और चरित्र वह भी देश ने पालघर साधु हत्याकांड से लेकर जो अलग अलग मामलों में इस सरकार की इज्जत की धज्जियां सारे देश और विदेश में देखी, वह भी हम देखते हैं। जब भी ये सरकार तकलीफ में आती है, ये सरकार के पास एक घिसा पिटा एक बक्से में बयान है। वो बयान है कि हमारी सरकार को अस्थिर करने का भाजपा प्रयास कर रही है, हमारी सरकार को कुछ नहीं होगा, हम 5 साल पूर्ण करेंगे। यानी कितना भी गंभीर संगीन मामला हो, कभी आपने देखा है कोई पुलिस वाला जाके बम रखता है? कभी आपने देखा है, कभी सुना है कोई प्रदेश में, कोई प्रांत में, कोई शहर में कि उस वहां का जो मुखिया है जिसने लोगों की रक्षा करनी है, वे गृह मंत्री और सरकार खुद आदेश देती कितनी पैसे की वसूली करो, उगाही करो? इस प्रकार का कभी हमने इतिहास में देखा नहीं। तो इसलिए सरकार का चेहरा चरित्र सामने आया है। ये सरकार के साथ इसे न जोड़े कि हम सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार होगी अपने करतूतों से होगी, अपने दुष्कर्मों से होगी, अपने पापों से होगी, और वही हो ही रही। पालघर के साधु हत्याकांड मामले में जिस प्रकार से इन्होंने कोताही बरती, ठीक है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया राम कदम जी। आपने अभी भी सवाल का जवाब नहीं दिया जिससे मैंने शुरुआत की थी कि आखिर अगर फैसला लेने की घड़ी आ गई है, अगर चंद्रकांत पाटिल जी कह रहे हैं कि जो मोदी शाह कहेंगे वो हम मानेंगे, तो आखिर बातचीत क्या चल रही है अंदर खाने, ये तो बता दीजिए। चलिए हम सीधा रुख कर लेते हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव का एनसीपी की ओर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरे धीरे करके तमाम मेहमान जुड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, देखिए, आप पर न सिर्फ पक्षपात करने के आरोप लग रहे हैं, बल्कि आप पक्षपात करते हुए दिख भी रहे हैं। क्यों, मैं आपको बताती हूं। अनिल देशमुख पर ही सवाल है। परमबीर सिंह की चिट्ठी में तमाम आरोप अनिल देशमुख पर ही लगे हुए हैं। अनिल देशमुख ही मीडिया के सामने आते हैं, कहते हैं देखिए मैंने तो इस मामले में जांच की मांग की थी। जिन पर आरोप है वही जांच की मांग कर रहे हैं, वही आकर ऐलान करते हैं कि रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच होगी और मुख्यमंत्री जी ने इसके आदेश दिए हैं, ये भी वही बताते हैं आकर मीडिया में। आखिर ये कौन सा तरीका हो गया जांच करने का महाराष्ट्र सरकार का? आपने पहले भी इस तरह की घटनाएं देखी और सुनी होंगी, खूब आवाज उठाई होगी। जिस पर आरोप है वो सत्ता में है, वो गृह मंत्री है और जांच भी चलेगी, वो अपनी कुर्सी पर बना भी रहेगा। क्या जांच प्रभावित नहीं होगी? और आप चाहते हैं कि सवाल भी ना पूछा जाए? ब्रजमोहन जी, सवाल पूछा जाए और आप जो पूछ रही हैं मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय शिवराज सिंह चौहान हैं। आज से भी 1 महीने पहले सबूतों के साथ ये सिद्ध कर दिया गया है कि 10 लोगों का जो सिलेक्शन हुआ है व्यापम के माध्यम से, उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। 10 लोग वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जुड़े हुए हैं। सिद्ध हुआ है, आरोप सिद्ध हुआ है। अभी अनिल देशमुख साहब के लिए परमवीर सिंह जी ने खाली एक खत लिखा है 8 पेज का। उसमें उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारी के साथ चिटचैट करते हुए ये बताने की कोशिश की है कि उनके अधीनस्थ एपीसी पाटिल के पास कोई जानकारी थी जो संजय वाझे ने दी है। अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश में आरोप सिद्ध होने की, सिद्ध हो चुका है, सबूत के साथ पब्लिक डोमेन में है वो चीज। लेकिन आज तक मुख्यमंत्री जी से भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने यह नहीं कहा कि आपके ऊपर ये आरोप सिद्ध हो चुका है तो आप तत्काल इस्तीफा दे दीजिए। सुनिए एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए। कि जब तक आरोप सिद्ध ना हो तब तक कुर्सी पर बना हो सकता है वो इंसान जिस पर आरोप का नाम लग रहे हो। दो बातें हो सकती हैं ब्रजमोहन जी, दो बातें हो सकती है कि या तो एक तो ये कि शिवराज सिंह चौहान आप लोगों के आदर्श हैं, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है उसका जिक्र आपने सबसे पहले किया अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में, और दूसरा ये कि आपका ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ये आधिकारिक रुख है आपका कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते हैं तब तक एक इंसान को कुर्सी पर बने रहने का अधिकार मिल जाता है, भले ही जांच चल रही हो और ये शंका पैदा हो रही हो कि जांच प्रभावित हो सकती है। तो बाकी मामलों में तो आप सवाल नहीं खड़ा करेंगे ना। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं, आप एकदम से तेज में आ गई। तेज में मत आइए, आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। मैं राम कदम साहब की बात का जवाब दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, 2 चेहरे हैं। एक चेहरा वो है जो वो महाराष्ट्र में दिखाते हैं नैतिकता का, और एक चेहरा उनका मध्य प्रदेश में, दूसरा चेहरा उनका
उत्तराखंड में था, इसके पहले जो उनके मुख्यमंत्री थे जिनको अभी हटना पड़ा, उनके ऊपर उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने ये कहा कि भ्रष्टाचार का पैसा इनके सेविंग अकाउंट पे जमा हुआ है और इनकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार ये कहते रहे कि ये पद से नहीं हटेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको पूछने का और आपको कहने का अधिकार है। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये बात कहने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है कि वो हमको नैतिकता की आधार पर ये बात कहें। दूसरी बात, रामदास कदम साहब हमेशा लगातार पालघर की बात करते हैं। मैं उनसे आज ये पूछना चाहता हूं कि पिछले 4 साल में 28 साधुओं को उत्तर प्रदेश में पीट कर मार दिया गया, उनमें से आज तक एक भी उनका हत्यारा गिरफ्तार नहीं हुआ। 4 लोगों को तमिलनाडु में साधुओं को पीट के मार दिया गया था। आज तक उनके खिलाफ एक भी आदमी थोड़ा सा अलग जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास भी आऊंगी और आपने जो एलिगेशंस लगाए हैं बीजेपी पर उसका जवाब भी मैं राम कदम जी से लूंगी। लेकिन इस बीच आ रही हूँ सर, इस बीच हमारे साथ पीके जैन साहब भी जुड़ेंगे, लेकिन किशोर तिवारी शिवसेना की ओर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तिवारी जी, मैं आपका रुख करती हूँ। और देखिए, पूछा जा रहा है कि सामना में तो आप लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हैं, संजय निरुपम लेकिन कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्होंने जो कहा है उस पर ही मैं आपकी राय जानना चाहती हूं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो आप लोग सामना में लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई गृह मंत्री का जो चाल चलन है वो ठीक नहीं है, दूसरी तरफ शरद पवार हैं जो ये कह रहे हैं कि फैसला तो मुख्यमंत्री को ही लेना है, उद्धव ठाकरे ही तय करेंगे। उद्धव ठाकरे शिवसेना के हैं, यानी कि आप ही आरोप लगा रहे हैं, आप ही का अधिकार है कार्रवाई करने का, तो उद्धव ठाकरे को रोक कौन रहा है कार्रवाई करने पर अनिल देशमुख के ऊपर? तिवारी जी। नहीं, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि निरुपम साहब ये शिवसेना से उखड़े हुए। जब महाविकास आघाड़ी बन रही थी तो संजय निरुपम जी ने विरोध किया था कि शिवसेना के साथ मत जाइए, और संजय निरुपम सामना के संपादक थे, शिवसेना के नेता थे, और वो छोड़कर कांग्रेस चले गए। तो उनको अनकंफर्टेबल है सब कुछ, तो उनका वर्षन को सीरियसली कांग्रेस में लेता नहीं, लेकिन वो मीडिया में बना रहना चाहते तो रहे, मैं उनके बारे में नहीं बोलूंगा। दूसरा, सामना एक शिवसेना का माउथपीस है और सामना के अंदर उसके संपादक ने जो कुछ भी लिखा उसको मेरी सरकार ने गंभीरता से लिया, लेकिन सामना के संपादक ये सरकार का हिस्सा नहीं है। हमारे सरकार ने जो भी आरोप लगे हैं उसको बहुत सीरियसली लिया है। एक निवृत्त न्यायाधीश इन सब आरोपों की चौकसी करेंगे। अब हमारे पास जो ऑप्शन है कि एक गृह मंत्री पद पे रहते हुए निवृत्त न्यायाधीश भी की इंक्वायरी को भी इन्फ्लुएंस करेगा क्या? लेकिन अभी सबसे बड़ी बात ये थी कि कल हाईकोर्ट में परमवीर जी की क्रिमिनल पीएस पर सुनवाई हो रही है। यानी एक डीजी लेवल का आदमी खुद के जब सीपी रहते हुए कोई आरोप नहीं लगाता, जब उसको ये वाजे के इससे जुड़ा हुआ है ऐसा मालूम पड़ता है तो सरकार उसे हटा देती है, तब वो आरोप लगाता है। तो अब हाईकोर्ट में हम तो जाएंगे और हाईकोर्ट को हम पूछेंगे कि इस आदमी को पहले नौकरी से निकाल देना चाहिए, उसके बाद वो काम करे। एक सवाल मैं आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि जो चल रहा है महाविकास आघाड़ी के अंदर खाने, उसे समझना भी बहुत जरूरी है और महाराष्ट्र की जनता के लिए भी जानना जरूरी है कि ये सरकार कितनी स्टेबल है, क्योंकि तीनों जो पार्टियां हैं उनके बीच में समीकरण लगातार बदल रहे हैं। इस बीच मैं दर्शकों को बता दूं कि पीके जैन साहब जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीपी हमारे साथ। आपका भी बहुत स्वागत है, मैं आऊंगी आपके पास पीके जैन साहब। लेकिन तिवारी जी, एक और सवाल आपसे, बस उसके बाद मैं राम कदम जी के पास भी जाऊंगी। सवाल यह है कि देखिए किस तरह के समीकरण बन रहे हैं। अनिल देशमुख को पता चलता है कि सामना में क्या लिखा गया, उनसे पूछा जाता है, वो कहते हैं नहीं, एनसीपी के कोटे से किसको क्या मंत्री बनाया जाएगा वो शरद पवार का डिसीजन है, कोई इस पर फैसला नहीं कर सकता या फिर सवाल नहीं खड़ा कर सकता, ये सब बयान मत दीजिए, सीधी दो टूक बात। लेकिन इधर संजय राउत हैं, उनको पता चलता है जबकि मीटिंग हो रही है अमित शाह के बीच में और शरद पवार के बीच में, अब वो भी उखड़ जाते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है बाकायदा कि भ्रम की स्थिति है, आखिर भ्रम फैलाया जा रहा है तो इससे नुकसान हो सकता है आगे, इस स्थिति को जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहिए। आखिर ये जो चल रहा है उससे क्या अंदाजा लगाया जाए, किस तरफ ये सरकार बढ़ रही है? आप लोग कितने दिन के लिए टिके हुए हैं, या फिर बीजेपी ने हिला दिया है सब कुछ? पूरा का पूरा जो कुर्सी है, गद्दी आप लोगों की डगमगा गई है। 3.5 साल पूरी तौर से हम लोग रहेंगे, आप देखिए तो सही, और उसके बाद भी 5 साल में हम लोग ही रहेंगे। तिवारी जी ठीक है, तिवारी जी। हाँ,
श्रीवास्तव जी चुस्त दुरुस्त बोले 5 साल तो रहने वाले हैं और ना शरद पवार जी अमित शाह से मिले ना किसी से मिले। प्रफुल्ल पटेल ने तो क्लियर कर दिया। अब बात रही अजित पवार साहब ने जो नसीहत दी है, वो नसीहत हमने संजय राउत तक पहुंचा दी है। अब आप बोलो कि संजय राउत अपनी राय न रखे और वो आत्मचिंतन की बात न करे, इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। और अगर संजय राउत बोलेंगे तो बाकायदा नहीं ट्वीट किया है, कहा है उन्होंने, ट्वीट किया है बाकायदा, कुछ बातें समय के साथ स्पष्ट हो जानी चाहिए वरना भ्रम पैदा हो जाता है। ये जो लाइन लिखी है उन्होंने, आखिर कौन भ्रम पैदा कर रहा है सर? आप लोग एक साथ सरकार चला रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ ही भ्रम पैदा कर रहे हैं क्या? ब्रिजमोहन जी इसका जवाब दीजिए। ब्रिजमोहन जी इसका जवाब दीजिए। ब्रिजमोहन जी जी देखिए, स्पष्ट हो गया है कि किसी प्रकार का कोई भ्रम हम तीनों पार्टियों के बीच में नहीं है। भ्रम फैलाने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं, जानती हैं क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी पार्टी के विधायक उनको छोड़ के भागने वाले हैं। 23 विधायक शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के संपर्क में है। आप देखिए कि आने वाले दिनों में जब ये चुनाव का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप देखिएगा ये भारतीय जनता पार्टी घबराहट में है, क्योंकि किसान आंदोलन उनको भारी पड़ गया है। ये 5 राज्यों से जो खबरें आ रही हैं वो उनके विपरीत आ रही हैं, वो समझ रहे हैं। और उन सारी बातों से घबराहट में वो कुछ अगर काम करते हैं तो उसका जवाब हम लोग इसलिए नहीं देना चाहते। हमें मालूम है कि हमारी सरकार पूरी ताकत के साथ महाराष्ट्र में काबिज है और बहुत बेहतर तरीके से प्रदेश की सेवा कर रही है। लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं कि जवाब नहीं देना चाहते हैं, लेकिन सामना में बहुत कुछ लिखा गया। फिर अनिल देशमुख ने कहा भी कि भाई किसको क्या मंत्री पद मिलना है वो तो शरद पवार तय करते हैं। कौन बोल रहा है ये सब गलत बात है। अगर इस तरह की तलखी दिख रही है ब्रजमोहन साहब, तो फिर आपके कह देने भर से कि कुछ नहीं है तलखी, क्या ये मान लेगी महाराष्ट्र की जनता? देखिए हमारी जो महाआघाड़ी सरकार है, इसमें हम लोग खुल के आपस में बातचीत करते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी जैसा दबाव नहीं होता कि मन में कुछ भी रहे लेकिन आदमी बोल नहीं पाता, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उसने एक शब्द भी बोला तो उसको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ पर विचार विमर्श होता है और विचार विमर्श के बाद हम लोग निर्णय लेते हैं। राम कदम जी हमारे साथ पैच हो गए वापस। राम कदम जी, ये कहा जा रहा है कि 5 साल सरकार चलेगी, आप लोग कोशिश बहुत कर रहे हैं, किसान आंदोलन से घबराए हुए हैं, इसलिए महाराष्ट्र में ताकत लगा रहे हैं, जवाब दीजिए। नहीं, उनका कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। अब कनेक्शन जुड़ रहा है, मेरी आवाज तो आज जी आवाज आ रही है। हमारे सवालों का आप नहीं, इस पुरजोर तरीके से, मुखरता से, आक्रामकता से हम सवाल पूछ रहे हैं। आपका असली चेहरा तो देश ने देख लिया, आपका चरित्र भी लोग जान गए हैं। बार बार एक ही मुद्दे के साथ जोड़ करके मूल मुद्दा भटकाना, ये 3 दलों का काम है। अभी कोई भी चर्चा इनकी देखिए, पिछले 1.5 साल की, पिछले 1.5 वर्ष के कोई किसी भी चर्चा में इनको आप पूरब की बात पूछोगे, ये पश्चिम और उत्तर की ओर चले जाएंगे। इतना गंभीर मामला महाराष्ट्र में हुआ है, न गृह मंत्री अब तक इस्तीफा देते हैं, न मुख्यमंत्री अब तक इस्तीफा देते हैं। ब्रिजमोहन जी के बारे में व्यक्तिगत तौर पर मैं उनका सम्मान करता हूं, पर वो मध्य प्रदेश की, मैं बोल रहा हूँ किशोर तिवारी, आप मेरा सम्मान नहीं करते। मैं बोल रहा हूँ किशोर तिवारी, आप मेरा सम्मान नहीं करते। मैंने आपका तो अधिक करता हूँ, आप तो तिवारी हो, उसके शोर हो, नाम किशोर है पर शोर अधिक करते हो, तो आपका अधिक सम्मान करना होगा। व्यक्तिगत तौर पर सभी का सम्मान है। ठीक है, तिवारी जी मैं आपके पास आती हूँ, तिवारी जी आपके पास आती हूँ, लेकिन जल्दी से मैं अपने अगले मेहमान का रुख करना चाहती हूँ। पीके जैन साहब को दिखाइए। पीके जैन साहब, देखिए सवाल गहराते जा रहे हैं और खासतौर से जो पुलिस महकमा है महाराष्ट्र का, उसके इर्द गिर्द जो नए खुलासे हो रहे हैं वो चिंता भी पैदा करते हैं। अब देखिए 21 दिसंबर 2020 की एक चिट्ठी, उसकी बात लगातार हो रही है। रिटायर्ड एसीपी त्रिवेदी ने, जो महाराष्ट्र के डीजी होम आईपीएस संजय पांडे हैं, उनको उस वक्त चिट्ठी लिखी थी और उसमें जो कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं फिर से एक बार परमबीर सिंह के ऊपर, वो चिंता पैदा करते हैं और लगता है कि ये पूरा जो गड़बड़ी चल रही थी वो कितने वक्त से चल रही थी और कितनी शर्मनाक, कितनी फजीहत वाली स्थिति है ये महाराष्ट्र पुलिस के लिए। पीके जैन साहब, आपको आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। बिल्कुल पीके जैन साहब, आप मुझे सुन पा रहे? हाँ, अभी ठीक है। जो चिट्ठी का जिक्र हो रहा है जैन साहब, मैं यही जानना चाह रही हूँ कि लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब चिट्ठी का जिक्र हो रहा है जो 21 दिसंबर 2020 को लिखी गई थी रिटायर्ड एसीपी त्रिवेदी की तरफ से डीजी होम आईपीएस संजय पांडे को,
और उसमें कई गंभीर आरोप परमबीर सिंह पर, फिर एक ऑडियो भी खुलासा हुआ है जहां पर धमकाया जा रहा है। अगर इस तरह के खुलासे एक के बाद एक होते चले जा रहे हैं तो क्या इससे एक छोटा सियासी मामला मानकर टाला जा सकता है, या फिर जो गड़बड़ियां हैं पुलिस अंदर खाने उस पर विस्तार से बात होनी और जांच होनी जरूरी है? सर देखिए, जो ऑडियो क्लिप अभी फिलहाल मीडिया में घूम रहा है और व्हाट्सएप पे घूम रहा है, उसमें कुछ एक अधिकारी त्रिवेदी से कोई बात कर रहा है ऐसा उसमें दिखाया गया है। लेकिन वो जांच का विषय है कि उसमें अधिकारी बोलने वाला कौन था, सुनने वाला कौन था। ऑडियो क्लिप से वो चीज समझ में नहीं आएगी जब तक उसकी जांच नहीं हो जाती। लेकिन एक चीज सही है कि उसके अंदर मेंशन किया गया है कि ये चिट्ठी त्रिवेदी ने कंप्लेंट जो की थी होम मिनिस्टर महोदय को, उसके आधार पे कोई इंक्वायरी शुरू की जो पांडे जी ने शुरू की थी। तो वो इंक्वायरी अपनी जगह, उन्होंने ऑलरेडी अपने टीवी पे भी 2-3 इंटरव्यूज में बोला है कि उन्होंने ऑलरेडी एक रिपोर्ट गृह मंत्री को दे दी है और उसके ऊपर कार्रवाई जो है वो गृह मंत्रालय की तरफ से अपेक्षित है। तो अब ये उस चिट्ठी की आप बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो चिट्ठी ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है, जो परमबीर सिंह ने क्लेम किया है कि वो चिट्ठी मैंने लिखी है, वो मेरी ईमेल आईडी से पहले सीएम महोदय को भेजी गई थी, वो चिट्ठी अगर देखा जाए तो वो चिट्ठी जेन्युइन है। उसके अंदर जो भी उन्होंने आरोप किए हैं उसके बारे में अभी तक मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से कोई खुलासा हुआ नहीं, और उसमें जो शरद पवार जी हैं या उप मुख्यमंत्री महोदय हैं उनकी तरफ से भी कोई अभी तक खुलासा हुआ नहीं है कि वो चिट्ठी का उन्होंने क्या किया। अगस्त में जो चिट्ठी, लेकिन आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है सर, इसीलिए मैं आपसे एक और सवाल समझना चाहती हूँ जिसका जवाब मैंने जो पॉलिटिकल पैनलिस्ट हैं उनसे भी लेने की कोशिश की, लेकिन सियासत में उलझ कर रह जाती है चीजें। अब अगर अनिल देशमुख पर इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं, परमबीर सिंह की चिट्ठी से लेकर तमाम जो दूसरे खुलासे हुए हैं, अब अगर जांच की बात चल रही है रिटायर्ड जज की अगुवाई में, अनिल देशमुख अगर कुर्सी पर बने हुए हैं और ये जांच चलती है, वो खुद आकर घोषणा कर रहे हैं कि देखिए मैंने ही जांच की मांग की और अब जांच होगी रिटायर्ड जज की अगुवाई में, ये किस तरह की स्थिति है? क्या ये वाकई जांच को प्रभावित करने वाली बात नहीं है? इसका खतरा नहीं बना रहेगा लगातार? देखिए, अमूमन ये होना चाहिए जिस लीगल प्रिंसिपल के बेसिस पे परमबीर सिंह को उसकी कुर्सी से हटाया गया और उसको होमगार्ड का डीजी बनाया गया कि ताकि जांच निष्पक्ष हो सके, वही अगर मानक लगाए जाते हैं तो गृह मंत्री महोदय को भी अपनी कुर्सी पे नहीं रहना चाहिए। उन्होंने खुद ही अपनी कुर्सी से अलग हो जाना चाहिए ताकि जांच जो है वो सही तरीके से और निष्पक्ष तरीके से हो सके। अभी रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की जांच जो है, मैंने पहले भी कहा है कि उसको कम से कम 6 से 9 महीने लगेंगे। 3 महीने तो स्टाफ, ऑफिस और ये सब चीजों को प्रोवाइड करने में लग जाते हैं। उसके बाद में कम से कम 3 से 6 महीने उनकी इंक्वायरी होने में लगेंगे। तो ये सारा मामला जो है वो सरकार की तरफ से सिर्फ उसको प्रलंबित किया जा रहा है, उसको कम से कम 9 से 12 महीने लंबे पे डाल दिया गया। इसलिए जब तक ये मंत्री महोदय अपनी कुर्सी पे बने रहेंगे, पुलिस अधिकारी कोई भी उसमें प्रॉपर्ली सपोर्ट कर नहीं पाएंगे, अपनी बात जवाब ले लेती हूँ, जल्दी से मैं इसका जवाब ब्रजमोहन जी से ले लेती हूँ। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर रेज किया है पीके जैन साहब ने। ब्रजमोहन जी, जिस मानक के आधार पर परमबीर सिंह को हटाया गया, होमगार्ड में भेजा गया, उसी मानक के आधार पर अनिल देशमुख को क्यों नहीं हटाया जा सकता? ये दोहरा मापदंड क्यों है आप लोगों का? ये बिल्कुल दोहरा मापदंड नहीं है। मैं आपको इस पे स्पष्ट कर दूं, सर्विस इंक्वायरी रूल 2005 का सेक्शन 41(1) ये कहता है कि किसी भी मामले में इंक्वायरी किस प्रकार से होगी, और मुझे बड़ा अफसोस है कि जैन साहब जैसे अधिकारी को ये जानकारी नहीं है। निश्चित रूप से उनको इस मामले में थोड़ा गंभीरता से बताना चाहिए, क्योंकि वो एक रिटायर्ड ऑफिसर है, उनकी बात पे लोग विश्वास करते हैं। जहां तक बात जांच करने की है, तो मैं जांच करने के लिए आपको बता दूं कि हाईकोर्ट के जब कोई रिटायर्ड जज जांच करते हैं तो उनकी गति, जैसा कि जैन साहब ने कहा, जरूरी नहीं कि ऐसा हो। 45 दिन में भी जांच की रिपोर्ट आई है, तो ये कहना बिल्कुल भ्रम फैलाने जैसा है कि 9 महीने लगेंगे और 10 महीने लगेंगे, और इसमें सरकार की किसी मंशा के ऊपर शक जाहिर करना तो मैं सोचता हूं बिल्कुल ही गलत है। तो जैन साहब जैसे व्यक्ति से मैं अपेक्षा नहीं रखता। और अगर सर्विस रूल उन्होंने नहीं पढ़ा है तो पहले के बाद बात करें तो उनसे 1-to-1 बात करने को तैयार हूं इस मुद्दे पे। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं सर, मैं आ रही हूं, आपके पास वक्त थोड़ा सा कम है, ब्रेक भी लेना है मुझे। जैन साहब जी, जैन साहब जवाब दीजिए सर। जी, मैंने तो अब बताया है कि ये देखिए, मैं कोई भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं बहुत सारे अपने जीवन काल में, अपने सर्विस काल में मैंने बहुत सारे कमीशन, इंक्वायरी रिपोर्ट, इस तरह की जो चीजें हैं वो देखी हैं। ये चीजें सिर्फ प्रलंबित करने के लिए, जो मुद्दा है उससे बरगलाने के लिए, उसको डिले करने के लिए किया जाता है। और आमतौर पर जब किसी रिटायर्ड हाईकोर्ट जज अपना काम अच्छे से करेंगे, और अपना काम अच्छे से करने के लिए उनको पूरी यंत्रणा चाहिए, उनको पूरा समय चाहिए,
अब इस तरह के मामले में आपको क्या लगता है कि 45 दिन में रिपोर्ट आएगी? मैं आपको लिख के देता हूं कि 45 दिन में रिपोर्ट नहीं आएगी। अगर श्रीवास्तव ऐसा बोल देंगे 45 दिन में रिपोर्ट आके देंगे तो ये लिख के दे दें, इनकी पार्टी कमिट करेगी 45 दिन में रिपोर्ट देंगे, नहीं देंगे क्योंकि ये मालूम है कि नहीं होने वाला है। ये कमीशन, ये इंक्वायरी कमीशन सेटअप करते करते 3 महीने लग जाएंगे, आप देखते जाइए जरा। कारण है जहाँ 45 दिन में भी रिपोर्ट आई है, मैंने ये कहा है आपसे, मैं ये नहीं कह रहा इसमें आई होगी साहब, एक आधे केस में आई होगी, लेकिन जनरली आप देख लीजिए 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, साल भर, 2 साल तक चलती है। आपको 20 केस की लिस्ट भेज दूंगा, मैं आपको 20 केस की लिस्ट भेज दूंगा। मेरा जो एक प्रश्न है कि क्या आपने सर्विस इंक्वायरी रूल 2006 की 2005 को पढ़ा है या नहीं, इसका जवाब दीजिए पहले। आपने पढ़ा है, हाँ या ना? आप क्या कहना चाह रहे हो उसमें? मेरे को आप प्रश्न पूछिए, आप रूल छोड़ दीजिए। आप मेरे को चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सर्विस इंक्वायरी रूल आपने पढ़ा है या नहीं? वो ये क्लियर कट कहता है कि कौन किस मामले में किसकी जांच करेगा। अरे देश कानून से चल रहा है, मेरे और आपके चाहने से नहीं चल रहा। कोई बात सूट ना करे तो आप तो सामने वाले के ज्ञान पर, पूरे करियर पर सवाल खड़ा कर देते हैं। ठीक है, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। ये पढ़ा है कि नहीं, वो पढ़ा है कि नहीं, ये छोटा नजर नहीं लीजिए सर। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, वापस मैं लौटूंगी। उद्धव ठाकरे चुप क्यों है? इस रुख में बीजेपी के नेता राम कदम जी का करना चाहती हूँ। बीजेपी जिस तरीके से गतिविधियां वहां पर कर रही है, जिस तरह हमलावर है लगातार राम कदम जी, उस पर कई सवाल खड़े कर रहा है। ये एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस का गठजोड़, और साथ ही मैं शुरुआत उस आरोप से करना चाहती हूं जो सामना में आप लोगों पर लगाया गया। ये कहा गया कि विपक्ष जो है वो उद्धव सरकार को गिराने की जल्दबाजी कर रहा है, इसीलिए फटे हुए गुब्बारे में हवा भरने का काम कर रहा है। हालांकि ये विपक्ष पर आरोप है, लेकिन हो सकता है कि तिवारी जी इसको भी नकार दे, डिसोन कर रहे हैं। वो सामना में जो भी लिखा हुआ है उसको डिसोन कर जा रहे हैं, कह रहे हैं नहीं, सियासत से बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। तिवारी जी के पास मैं जाऊंगी, लेकिन पहले राम कदम जी आप जवाब दीजिए। विश्व के सबसे बड़े उद्योगपति के निवास के बड़ी संगीन साजिश किया जाता है, जिस पूरे विश्व में विश्व के साथ चर्चा है कि इंडस्ट्री लगा जाए, इस बड़ा रोक जो महाराष्ट्र में आना जो थे तो रोक के माने है, और विशेष तौर पर सरकार के बड़े अफसर शामिल है, ये भी बातें सामने आई है। उसके बाद दर्द इस बात का होता है कि कार्रवाई तो कुछ नहीं कर रहे, लिपापोती कर रहे हैं, बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ये तो देख रहे हैं, पर ये कौन सा इनका रवैया कि जिस व्यक्ति ने, जो भाजपा के कोई प्रवक्ता नहीं, कार्यकर्ता नहीं है, अध्ययन करके जिस व्यक्ति ने डीजीपी तक अपने आप को लेकर के गए, एक अच्छे पद पर विराजमान थे, ऐसे पीके जैन साहब एक निष्पक्षता के साथ अपना पक्ष रख रहे, उनको भी ये तीनों दल के नेता जोड़ रहे कि तुमने अध्ययन किया क्या, ये किया क्या। यानी आप लोग गिरोगे, कितने हद तक गिरोगे? यानी सच्चाई सुनने की ना आप में क्षमता है, ना सच्चाई आपको सुन के लेनी है। यानी अब पीके जैन साहब ने कहा कि गृह मंत्री को पद पे रहते हुए उनकी जांच कैसे हो, ये देश का नन्हा बालक भी समझ सकता है, पर आप उसका भी समर्थन करते हो। जिस बात का समर्थन नहीं हो सकता, जो पूरी तरह से एक पांव से लंगड़ा है, आप कह रहे हो नहीं नहीं वो दोनों पांव से अच्छा है, यही सही है, यही से कैसे सही है? ये कोई साधारण आरोप नहीं है, यह सबसे बड़ा संगीन आरोप है। और इतना आरोप होने के बाद उसी गृह मंत्री की जांच होगी जो उस अपने पद पे बैठा है, यानी उसको अपने पद पे बैठने के बाद उनके नीचे के अफसर कैसे जांच कर पाएंगे? ये किसको मूर्ख बना रहे ये लोग? यानी इनको कोई भी सच्चाई बताए तो उसको घेर लेते हैं। आरोप प्रत्यारोप कटाक्ष हम समझ सकते हैं, हम भाजपा का पक्ष रख रहे हैं, हमारे पर आरोप कर हम समझ सकते हैं, पर पीके जैन साहब कोई पार्टी से, दल से उनका लेना देना नहीं है। वो तो पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष कह रहे हैं, वे खुद आईपीएस रह चुके हैं, वे कह रहे हैं कि गृह मंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए। इसमें उनका खुद का अपना ठीक है, इसका जवाब मैं तिवारी जी से ले लेती हूँ। देश हित में बात, किशोर तिवारी जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। तिवारी जी, जो बात राम कदम जी कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। किसको, जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या आप लोग? और दूसरा, संजय राउत कह रहे हैं कि भाई मैं तो पहले से ही कह रहा था कि सचिन वाजे जो है वो गड़बड़ी पैदा कर देगा, वो मुसीबत खड़ी कर देगा। यानी एक बात आप लोग मान तो रहे हैं कि फंस गए, बहुत बुरे फंस गए, ये बात मान तो रहे हैं आप लोग। वही वाजे की तारीफ कर रहे थे, वही वाजे की जवाब दीजिए तिवारी जी। वही वाजे की बहुत, देखो बोलने ले दो ना, बढ़ात निकालने दो, बढ़ात निकाल लेंगे, वो बढ़ात निकालने दो। जी यदि आपको स्मरण हो, बढ़ात निकाल लो, आप बढ़ात निकाल लो, फिर मैं जवाब दूंगा। जिस वाजे के प्रति आपके राउत आज, वाजे हमारा दामाद है और परमवीर तुम्हारा समधी है,
क्या कर रहे हो तुम? अभी आपके बोल कैसे बदले? आप समय के साथ बोल कैसे बदल सकते हो? देश की जनता को क्या आप इतना मूर्ख मैं समझते जवाब हो? दूं? 4 दिन पहले आपने क्या कहा था? आज आपके राउत बदल देखिए, क्यों गए? ये फेयर आज डिस्कशन पूरा का है। पूरा, ये पूरा का अरे पूरा मैं जवाब मामला दूं? आप एनसीपी के माथे थोपना चाहते हो। एंकर जी, मैं एक कहाँ मोदी की हूं? चाल समझिए आप तो बोल ही रहे हैं बीच बीच में तिवारी जी, तो काम की बात भी बोल दीजिए। अरे उनको जरा बोलो हाँ, बोलिए कि बोलिए बोलिए तिवारी जी, बोलिए। आपको भी सुन रहे हैं दर्शक और राम कदम जी को भी दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए। मैं बात करता हूं। पीके जैन हमारे रिस्पेक्टेड है। पीके जैन साहब भी बताएंगे कि परमवीर जी ने एप्रोप्रिएट फोरम पे वो गए नहीं। उन्होंने सरकार का नमक खाते हुए सरकार की किरकिरी करने का प्रयत्न किया, क्योंकि गृह मंत्री ने ये कबूल कर दिया एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कि उनसे भारी गलतियां हुई। अब भारी गलतियां क्या थी कि उन्होंने एक भ्रष्ट अधिकारी जो पहले भी आरोपों में लिप्त था, उसको हाईकोर्ट की अनदेखी करके रिस्टोर कर दिया, फिर उसको डायरेक्ट रिपोर्टिंग में भी ले लिया। अब ये सब चीजों में अगर कहीं होम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की कंसेंट है, वर्बल कॉल है, तो परमवीर वो भी सार्वजनिक कर दे। परमवीर ने सचिन वाजे को, अभी तो डीजी लेवल के लोग बोलते हैं कि हमको एपीआई बनना है, तो पीके जैन साहब ये जो संस्कृति निर्माण की है ना, ये गलत है। आज त्रिवेदी का लेटर आ गया, संजय पांडे को लिखा हुआ कि परमवीर ऐसा करता था, वैसा करता था। ये सब तुम्हारे कपड़े फट रहे हैं। परमवीर देखो, पीके जैन साहब, इन्होंने आपके पास भी नहीं आए, आप अथॉरिटी है, वहां पे अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास जाने होना, पत्र सार्वजनिक नहीं करना, और सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको उसी पद पे रहना है तो आप चले जाओ 226 के अंदर हाईकोर्ट में। जब हाईकोर्ट में आते हैं तो क्रिमिनल पीआईएल दाखिल करते हैं, यानी आप वहां सिविल एप्लीकेशन करते हो, यहां क्रिमिनल एप्लीकेशन करते हो पीआईएल के नाम पर। देखो, अगर तुमको एडिशनल डीजी पद पर तुम कार्यरत हो और तुमको मुख्यमंत्री से दरखास्त कंप्लेंट है और तुमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, वो पत्र आप पीके जैन साहब, मैं तो यहाँ पर जो अधिकारियों की स्थिति है उसको इमेजिन करने की कोशिश कर रही हूँ। जो पुलिस महकमे के भीतर जो तमाम अधिकारी काम कर रहे हैं, जो पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं, उनकी स्थिति को अगर हम इमेजिन करने की कोशिश करें, अगर वो कुछ सार्वजनिक करते हैं तो भी दिक्कत। कहा जाता है कि भाई आप किसी और पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी और पार्टी के कहने पर ये कर रहे हैं, राजनीति का हिस्सा है। अगर नहीं कहें तो भी तिवारी जी कह देते हैं कि भाई आपने वो वाली चिट्ठी क्यों नहीं सार्वजनिक की थी, वो भी ला दीजिए सामने। भाई वो करें तो करें क्या? अगर ये कहा जा रहा है कि एक रैकेट काम कर रहा था ट्रांसफर पोस्टिंग का, ये क्यों आखिर शूटिंग द मैसेंजर हो रहा है? आखिर क्यों विसल ब्लोअर को ही टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? बल्कि जो आरोप लग रहे हैं, जो कंटेंट है चिट्ठी का या फिर किसी भी टेप का, आखिर उस पर जांच करवाने में क्यों नहीं इंटरेस्ट है सरकार का? पीके जैन साहब, एक बात देखिए, बोलूं, बड़ा ये सिंपल है कि 2017 में भी रैकेट था। जो अधिकारी है वो बहुत ही वल्नरेबल रहता है। हाँ। सरकार किसी छोटी सी बात के ऊपर भी अधिकारी की चौकसी करके उसको सस्पेंड करने का काम, उसको नौकरी से बाहर निकालने का काम कर सकती है। आपके सामने है एक पुलिस कमिश्नर दर्जे के अधिकारी हैं जिनको 2 दिन पहले ये कहा गया कि हमने प्रशासनिक कारण की वजह से बदली की, और 2 दिन के बाद में वो पूरा नैरेटिव चेंज हो गया। उन्होंने अक्षम्य गलतियां की, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, ये बाद में बयान आने लगे। तो इसलिए किसी भी सरकारी अधिकारी के कपड़े फाड़ना बहुत ही आसान काम है। लेकिन वही आरोप जब किसी गृह मंत्री के खिलाफ में होते हैं या किसी सीनियर मंत्री के खिलाफ में होते हैं, तो फिर ये कहा जाता है कि अमुक पार्टी के साथ में जुड़ गया, उस पार्टी का कार्यकर्ता बन गया। इंक्वायरी करने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, पॉलिटिक्स करने में सबको इंटरेस्ट है। आप ये मुझे बताइए कि एक सिटिंग डीजी लेवल का अधिकारी जब इतने संगीन आरोप करता है और उसमें वो बाकायदा ये मेंशन करता है कि ये अधिकारी उस समय पे हाजिर थे, इस दिन ये घटना हुई, इस समय पे हुई, उसकी इंक्वायरी नहीं की जाती। मेरे हिसाब से तो उसमें अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्शन का या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का गुना दाखिल होना चाहिए, उसके बाद में उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन वो सब चीजें तो रह गई बाजू में। अब रश्मि शुक्ला को बोला जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ में जुड़ गई, वही चीजें परमवीर सिंह के बारे में बोली जा रही है। बड़ी अजीब बात ये है, इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स करने में, क्यों ज्यादा इंटरेस्ट है आप लोगों का? हो रही देखिए, परमवीर सिंह जी ने पत्र लिखा मुख्यमंत्री जी को, आज पत्र लिखते हैं और कल वो प्रेस को दे देते हैं और परसों वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। आप किसी अधिकारी को जो आपसे उच्च स्तरीय अधिकारी है, जिसके पास निर्णय लेने की क्षमता है, क्या आप उसको कोई बात एक्शन लेने का कोई मौका देंगे या नहीं?
आपने कैसे मान लिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी पक्षपात करेंगे? ये चूंकि इनके खुद के मन में ये बात थी। दूसरा, सिंपली 8 पेज के कागज पे आप ये कह दो कि ऐसा हुआ है, वो सबूत नहीं हो जाता। जैन साहब से मैं पूछना चाहता हूं, क्या जैन साहब ने किसी ऐसे आदमी को अपराध जेल में पहुंचवा दिया था जिसकी उन्होंने कोई जांच ना की हो, खाली किसी के कहने पे? ये सिद्धांत की बातें बहुत अच्छी लगती है, मैं जैन साहब का सम्मान करता हूं, लेकिन सम्मान का मतलब ये नहीं कि हम आपकी सारी गलत सही बात को मानेंगे। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जो इंक्वायरी रूल क्या है सर? मैं आपसे कह रहा हूं सर, इंक्वायरी रूल क्या है? आप मुझे बात बताइए सर, एक मिनट मेरी बात सुनिए। 25 अगस्त की बताइए, अभी दिल्ली में फायरिंग हुआ, दिल्ली की फायरिंग में पुलिस ने दिल्ली का छोड़ दीजिए, पुलिस ने फायरिंग की, लोग मरे, पुलिस ने उसकी जांच की, आपने क्यों नहीं मांग उठाई कि वहां पे पब्लिक जांच करे? 9 महीने में क्या कार्रवाई हुई? रश्मि शुक्ला ने 25 अगस्त को चिट्ठी लिखी, क्या कार्रवाई हुई उसके ऊपर? रश्मि शुक्ला ने माफी मांगी, रश्मि शुक्ला ने मुख्यमंत्री के पैरों में गिर के ये माफी मांगी कि मेरे से गलती हो गई है, मेरे पति की मृत्यु हो गई है, मुझे मेरे बच्चों को पालना है, मेहरबानी करके आप मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई मत करिए। ये आप मुख्यमंत्री की सदाशयता का मिसयूज कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के बड़प्पन का आप मिसयूज कर रहे हैं। और आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि इसके लिए प्रूफ चाहिए, इसका क्या प्रूफ है? गलत बात बोल रहे हैं आप, इसका क्या प्रूफ है इसका? ठीक है, ठीक है, ठीक है, वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है, वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है। राम कदम जी, आपसे आखिरी टिप्पणी। आखिर जो पुलिस महकमे में चल रहा है उस पर भी हम बात कर रहे हैं, पीके जैन साहब जो है अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन बीजेपी क्या खेल कर रही है अंदर खाने? फिर वही सवाल के साथ मैं छोड़कर जाऊंगी कि अगर कह रहे हैं कि जो मोदी शाह कहेंगे वही मानेंगे, तो बात क्या चल रही है गुपचुप तरीके से, वो भी तो बता दीजिए। देखिएगा, जिस प्रकार संगीन मामला समूचा देश देख रहा है और आपराधिक मामलों में ये महाराष्ट्र की सरकार लिप्त होकर के इसे रफा दफा करने का दुस्साहस कर रही है, ये भी देश देख रहा है। तो इसके लिए राजनीति, सरकार उस तरफ इस चर्चा को भटकाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कितने वाजे और महाराष्ट्र में कार्यरत है, वे वाजे कैसे बाहर आए? पुलिस का अपमान कर रहे हैं और महाराष्ट्र जो पहले की छवि जो धूमिल हो चुकी है, वो छवि कैसे सुधरेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे पास वक्त इतना ही था, मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, लेकिन ये डिबेट और भी आगे बढ़ सकती है। तमाम जो मेहमान हैं उनसे आगे भी आने वाले दिनों में इस पर चर्चा होती रहेगी, क्योंकि खुलासे एक के बाद एक महाराष्ट्र की सियासत से और पुलिस महकमे के भीतर से सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही बना हुआ है कि क्या ये सब सियासत है या फिर वाकई गंभीरता से सोचा जाना चाहिए कि आखिर ये सिस्टम किस तरह काम कर रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं यहाँ पर। तमाम अहम खबरें जारी है इंडिया न्यूज पर, आप बने रहिए।